कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना अधिक गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है एडुकेशनल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हमारी जो 11 बजे की लाइव क्लास होती है उसका टाइम हो गया है और उसमें हम करते हैं आर्मी के ओरिजिनल पेपर जो भी पिछले वर्षों में पूछे गए हैं उनका हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। हमने कई पेपर पिछली क्लासों में कर लिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो और वीडियोज में जाकर भी देख सकते हो, या मैं यहाँ लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दिला दूंगा तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हो। आज का जो हमारा पेपर होने वाला है वो है पालमपुर भर्ती का पेपर, जो कि कब हुआ था। यह पेपर हुआ था 27 जनवरी 2019 को। 27 जनवरी 2019 का ये पेपर है। इसका हम पूर्ण सॉल्यूशन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बताइए कि आपके यहाँ ओरिजिनल पेपर करवाए जाते हैं। जो भी पिछले वर्षों में पूछे गए हैं वो सारे लगभग हम पेपर करवाने की कोशिश करेंगे। तो आज के जो इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। अगर इसकी पीडीएफ की बात करें तो इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। हमारा जो ऐप है एडुकेशनल, उस पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसमें जीके और जीएस मैं स्वयं कराऊंगा और मैथ्स और रीजनिंग है वो किशन सर करवाएंगे। तो इसकी जो पीडीएफ लेने के लिए आप एडुकेशनल ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया जीके का। क्या है? जगह को भारत की कोयलों की राजधानी कहा जाता है। यानी कि किस जगह को भारत की कोयलों की राजधानी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है किसको? धनबाद को। धनबाद को कोयलों की राजधानी कहा जाता है। और ये कहां है? ये है झारखंड में। कहां है? झारखंड में स्थित ये स्थान है जिसे कोयलों की राजधानी कहा जाता है। अगर बोकारो की बात करें तो यहाँ इस्पात संयंत्र है। इस्पात संयंत्र यानी कि स्टील संयंत्र है। और यह भी कहां है? यह भी झारखंड में है। कहां है? झारखंड में है। अगर पूछ ले आपको कि झारखंड की राजधानी क्या है तो झारखंड की राजधानी है रांची। यह है राजधानी, वो भी किसकी? झारखंड की। ये भी आप नोट करके लिख सकते हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या? बस्तर भारत के कौन से राज्य में स्थित है? यानी कि बस्तर जो स्थान है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बस्तर है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहां स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित एक क्या है? स्थान है बस्तर। अगर बात करें आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध स्थान है श्रीहरिकोटा। कौन सा? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा से आपको क्या याद आया? तो यहां क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। अनुसंधान केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की बात करें तो वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। यह भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह भी आप नोट करके लिख सकते हो। अगला प्रश्न नंबर 3 है, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? जीएसटी का पूरा नाम, पहले बात तो यह कर लेते हैं कि जीएसटी लागू कब हुई थी? तो यह हुई थी 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी। और 101वें संविधान संशोधन के तहत, 101वां संविधान संशोधन, कई बार डायरेक्टली यह क्वेश्चन आ जाता है कि जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत हुई थी? तो ये 101वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुई थी? लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 को। ये आप नोट करके लिख सकते हो। और इसका पूरा नाम होता है, वो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। तो आप देख सकते हो वस्तु एवं सर्विस कर, ये क्या होता है? ये होता है जीएसटी का पूरा नाम। अगर हिंदी में बात करें तो वस्तु एवं सेवा कर ये भी कह सकते हो, या गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है क्या? माराडोना कौन से देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी है? पहली बात तो ये आ गई, माराडोना का संबंध किस खेल से है? तो वो संबंध है फुटबॉल से। किस खेल से है? फुटबॉल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है
और इनका संबंध है वो है अर्जेंटीना देश से। ये कहाँ की है? ये अर्जेंटीना के रहने वाले एक खिलाड़ी है। और फुटबॉल के एक मैंने और बताया है आपको, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, उनका संबंध भी किससे है? फुटबॉल से है। तो रोनाल्डो का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। एक प्रश्न आता है कि राफेल नडाल है, कौन है? राफेल नडाल। राफेल नडाल है जो कि एक टेनिस के खिलाड़ी है। किसके? टेनिस के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है जिनका संबंध है स्पेन से। अगर राफेल नडाल की बात करें तो स्पेन से संबंधित है। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? तो वो है बुल फाइटिंग। बुल फाइटिंग, बुल फाइटिंग है वो स्पेन का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। यानी कि सांडों की लड़ाई, क्या? सांडों की लड़ाई स्पेन का एक राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है, मिखाइल सनिकोव के मशहूर खोज करता है। यानी कि मिखाइल सनिकोव है वो किसके मशहूर खोज करता है? तो वो है AK-47। AK-47 के बारे में कौन नहीं जानता? आप सभी तो AK-47 के ही लवर है। तो AK-47 के अगर खोजकर्ता की बात करें तो वो मिखाइल सनिकोव है। वो उन्होंने क्या? AK-47 का आविष्कार किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न नंबर 6 है, पृथ्वी के किसके कारण होते हैं? वो दिन रात बनती है। यानी पृथ्वी पर जो दिन रात बनती है वो किसके कारण बनती है? वो बनती है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। किसके कारण? घूर्णन गति के कारण बनती है। ये आपको ध्यान रखना। एक होती है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति, परिक्रमण गति के कारण क्या बनती है? ऋतुएं बनती है। क्या बनती है? ऋतुएं। परिक्रमण गति के कारण बनती है ऋतुएं, जैसे सर्दी हो गया, गर्मी हो गया, वो किसके कारण? परिक्रमण गति के कारण। और इस घूर्णन गति को परिभ्रमण गति भी कहते हैं। ये भी आप नोट कर सकते हो। गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण क्या होता है? जो भी हम वस्तु ऊपर फेंकते हैं वो वापस कहाँ आ जाती है? धरती की तरफ आ जाती है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण कारण ही होता है। अगला प्रश्न है, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क। ये देखो, ये क्या है? कौन सा पेपर में ऐसा ही आया हुआ है ना? केवला देवी, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है वो है भरतपुर में। कहाँ है? राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। क्या? केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कई बार ऑप्शन में भरतपुर दे दे तो ये भी आप कर सकते हो। भरतपुर राजस्थान का एक जिला है जहां पर स्थित है क्या? केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। अगर बात करें गुजरात की तो गुजरात में एक प्रसिद्ध है गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो गुजरात में है। गिरनार की पहाड़ियां भी गुजरात में स्थित है। और बात करें असम में तो काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ स्थित है? तो वो असम में है, जो कि प्रसिद्ध है एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। 8 नंबर क्या है? निम्न में से किस प्रथम अरब देश ने चुनिंदा अनिवासी नागरिकों के लिए स्थायी निवास बनाने का प्रस्ताव रखा है? ये किसने रखा था? ये पेपर लगा था उस समय, ये करंट का प्रश्न था। ये क्या हो गया? अब थोड़ा सा पुराना प्रश्न हो गया है। तो किसने रखा था? तो ये रखा था कतर ने। किस देश ने? कतर ने यह प्रस्ताव रखा था। क्या? कि अरब देश के चुनिंदा अनिवासी लोग हैं उनको स्थायी निवास बनाने का प्रस्ताव रखा था। अब कई बार आ जाता है कतर की राजधानी क्या है? कतर की राजधानी क्या है? तो कतर की राजधानी है वो है दोहा। दोहा कतर की क्या है? राजधानी है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्या? बीबीसी का मतलब क्या है? बीबीसी का मतलब है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है वो किसका है? बीबीसी का पूरा नाम है। बीबीसी एक न्यूज एजेंसी है जो कि कहाँ की है? ब्रिटेन की एक न्यूज एजेंसी है बीबीसी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न 10 आपकी स्क्रीन पर है। क्या है? भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? अब कई बच्चे कमेंट क्या करते हैं कि सर उस समय कौन थे? तो हमें उस समय का मतलब नहीं रखना है, हमें तो वर्तमान का पता रखना है।
तो मैं वर्तमान के लिए बता रहा हूं। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं वो क्या करना, जब भी आप आगे ये वीडियो देखोगे तो क्या करोगे, उस समय के आप क्या कर लेना, खोज कर लेना और कौन है वो देख लेना। मैं इस समय के बता रहा हूं, यानी कि जब ये मैं क्लास ले रहा हूं तब के बता रहा हूं। मुझे पता थोड़ी आगे कौन बनेगा, ये तो आप भी जानते हो। तो जब भी आप क्लास देख रहे हो एक बार क्या करें, आप इसको खोज सकते हो कि कौन है वर्तमान में। अगर वर्तमान की बात करें भारतीय के थल सेनाध्यक्ष तो वो मनोज पांडे है वर्तमान के। अगर बात करें वायुसेना अध्यक्ष, वायुसेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वायुसेना की है वो है वी.आर. चौधरी, जिसका पूरा नाम है विवेक राम चौधरी। क्या विवेक राम चौधरी भी आपको दे सकता है। अगर बात करें नौसेना की यानी कि नेवी के अध्यक्ष की बात करें तो वो आर हरिकुमार है, आर हरिकुमार या राधा कृष्ण हरिकुमार भी आपको नाम मिल सकता है, ये आप नोट कर सकते हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। टिप्पू सुल्तान कहां का शासक था, यानी कि टिप्पू सुल्तान था वो किस जगह का शासक था, तो वो मैसूर का शासक था। कहां का, मैसूर का शासक था। और एक नाम आता है हैदर अली, हैदर अली, यह भी कहां का शासक था, तो हैदर अली भी कहां का, मैसूर का शासक था। टिप्पू सुल्तान और हैदर अली दोनों आपको नोट करके लिख लेना है। और मैसूर को क्या कहा जाता है, कर्नाटक का रत्न कहा जाता है, कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। किसको, मैसूर को कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। अगर बीजापुर की प्रसिद्धि के लिए बात करें तो बीजापुर भी कहां है, कर्नाटक में है। और यहां क्या स्थित है, बीजापुर में है गोल गुंबज, गोल गुंबज कहां है, तो वो बीजापुर कर्नाटक में है। ये भी आप नोट कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 12 नंबर। चंद्रमा के लिए भारत के मिशन का क्या नाम है, यानी चंद्रमा के लिए जो भारत का मिशन है उसका नाम क्या है, उसका नाम है चंद्रयान। क्या नाम है, चंद्रयान है। तो ये आप नोट करके लिख सकते हो, चंद्रयान इसका नाम है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। सन 1913 में भारत की पहली फिल्म, भारत की पहली फिल्म कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र। पहली फिल्म कौन सी थी, मूक फिल्म थी, वो थी राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। और इसके निर्माता कौन थे, इसके निर्माता थे दादा साहब फाल्के। तो दादा साहब फाल्के आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली मूक फिल्म की बात करें तो वो राजा हरिश्चंद्र थी। अगर पहली बोलती फिल्म, प्रथम बोलती फिल्म की बात करें तो वो आलम आरा थी, आलम आरा। ये आप नोट कर सकते हो। अगर पूछ ले प्रथम रंगीन फिल्म, प्रथम रंगीन मूवी, रंगीन फिल्म वो कौन सी थी, तो वो थी किसान कन्या। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये आप नोट करके लिख सकते हो। ये तीनों आपको नोट कर लेना है। हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र फिल्म थी, उसके निर्माता थे दादा साहब फाल्के। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी है, यानी कि इनमें से भारत में टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी की बात करें तो वो है कौन, वीरेंद्र सहवाग। कौन है, वीरेंद्र सहवाग है, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 13 शतक लगाया था। किसमें, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाया था पाकिस्तान के विरुद्ध। कितने रन बनाए थे, 309 रन बनाए थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में हॉकी को, हॉकी क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल है, भारत का राष्ट्रीय खेल। और यही क्या है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। भारत और पाकिस्तान दोनों का राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। और इसको एशियाई खेलों में शामिल कब किया गया था, एशियाई खेलों में शामिल किया गया था 1958 में। कब, 1958 में। तब ये खेल हुए थे कहां, टोक्यो में हुए थे।
और टोक्यो कहाँ है? टोक्यो है जापान का एक शहर है टोक्यो, और जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। तो टोक्यो 1958 में हॉकी को एशियाई खेलों में शामिल कर लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है 16 नंबर। ये क्या? ये साइंस का पार्ट शुरू हो गया है, तो आप क्लास के अंत तक बने रहो। आपको हम इतने पेपर करवा देंगे पिछले एग्जाम के कि डेफिनेटली यहीं से प्रश्न आने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रश्न क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। इसलिए ये क्या सीरीज हमने शुरू की है। तो आप बताओ, पावर के माप की इकाई है। पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब होता है शक्ति। तो आप देख सकते हो शक्ति की इकाई यानी शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक है वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। जूल होता है वो कार्य यानी कि ऊर्जा का मात्रक होता है। अगर वोल्ट की बात करें तो विभवांतर या विभव का मात्रक वोल्टेज होता है। ये आप सभी याद रख सकते हो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। सोडा वाटर तैयार करने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? सोडा वाटर तैयार करने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है सोडा वाटर बनाने में। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो इसका सूत्र होता है CO, और यह वातावरण में पाई जाने वाली सबसे जहरीली गैस होती है। सबसे जहरीली गैस की बात करें तो यह होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो होता है CO2। अगर बात करें नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को हम N से दर्शाते हैं और वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है 78.08%। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण रहित ईंधन है? प्रदूषण रहित यानी कि जिससे प्रदूषण नहीं फैले। तो आप बताओ, पेट्रोल से प्रदूषण फैलता है, केरोसिन से भी फैलता है और डीजल से भी फैलता है, लेकिन वाहनों में CNG के प्रयोग से प्रदूषण नहीं फैलता है। CNG आपका क्या हो जाएगा? यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। CNG का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है इसका पूरा नाम CNG का। तो ये क्या वाहनों में उपयोग में ली जाने वाली गैस होती है। और LPG की बात करें तो वो रसोई घर में उपयोग में ली जाने वाली गैस होती है, खाना पकाने में सहायक होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? यानी कि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला जो यंत्र या हम कह सकते हैं उपकरण है वो कौन सा है? तो आपको पता है विद्युत सेल होता है, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो सेल आप यहां कर सकते हो। सेल क्या करता है? इस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। अगर बल्ब की बात करें तो ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में चेंज करता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है? कपास हो गई, जूट हो गई, ऊन और रेशम होते हैं। आप सबको पता है ये क्या होते हैं? ये प्राकृतिक होते हैं। इनको हम नहीं तैयार करते। ये क्या होते हैं? प्रकृति की देन होते हैं, यानी कि प्राकृतिक होते हैं। तो आपको ऑप्शन दे रखा है प्राकृतिक फाइबर, यानी कि प्राकृतिक रेशे होते हैं। नेचुरल फाइबर होते हैं कौन से? जूट हो गया, कपास हो गई, ऊन हो गई, ये कैसे होते हैं? प्राकृतिक फाइबर होते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। गाजर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गाजर में है वो विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा? विटामिन ए पाया जाता है। और इसकी कमी से रोग होता है आंखों से संबंधित, जो रतौंधी बीमारी होती है ना, रतौंधी बीमारी, वो विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है, स्कर्वी बीमारी विटामिन सी की कमी से। बी की कमी से बेरी बेरी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बेरी बेरी बीमारी वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। विटामिन डी की बात करें तो रिकेटस जो कि हड्डियों से संबंधित बीमारी होती है वो विटामिन डी की कमी से होती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है? सामान्यतः पानी शुद्ध करने की एक विधि या रासायनिक विधि है वो कौन सी है? तो पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस को प्रवाहित करके क्या करते हैं? पानी का शुद्धिकरण करते हैं। तो क्लोरीन गैस को प्रवाहित करके जो विधि होती है जिसे हम कहते हैं क्लोरीनेशन, क्या कहते हैं?
क्लोरीनेशन कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है क्या, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv² होती है, और स्थितिज ऊर्जा होता है वो होता है mgh। तो ये दोनों सूत्र आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्टली इसका सूत्र पूछ लिया जाता है। तो ये किसके बुनियादी प्रकार है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार होते हैं। किसके, यांत्रिक ऊर्जा के बुनियादी प्रकार होते हैं। कौन, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से खेती करने का सही क्रम है। देखो खेती हम कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम करते हैं क्या, जुताई करते हैं। सबसे पहले जुताई करते हैं, फिर हम बुआई करते हैं, और फिर क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, यानी कि पानी देते हैं, और फिर उस पानी के कारण फसल उगती है, और साथ में खरपतवार भी उगता है, और खरपतवार को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसकी कटाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाता, जुताई, तो सभी में जुताई दे रखा। फिर होगी बुआई, तो बुआई किसी में नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। जुताई हो गया, बुआई हो गया, फिर सिंचाई, सिंचाई के बाद फसल उगेगी, और साथ में खरपतवार जो जंगली पौधे होते हैं वो भी उगेंगे, और उसके बाद फसल की क्या होगी, कटाई हो जाएगी। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 किलो कैलोरी में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है। अब ऑप्शन आप देखो, किलो का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब ही होता है 1000, यानी कि 3 शून्य हम कह सकते हैं। 3 शून्य जिसके आगे लगे हो उसे हम क्या कहते हैं, किलो के नाम से जानते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। अब यहां देखो कैलोरी, ये कैलोरी होती है, ये खाद्य ऊर्जा का क्या होता है, इकाई होती है, खाद्य ऊर्जा की इकाई। कैलोरी होती है वो एक खाद्य ऊर्जा की क्या होती है, इकाई होती है। 1 किलो कैलोरी में कितने, 1000 कैलोरी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, वो है ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ब्रह्मांड और अन्य पिंड है उनसे संबंधित जो भी अध्ययन करते हैं, वो विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है। जल्दी से लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश कीजिए। वो होता है एस्ट्रोनॉमी, यानी कि खगोल विज्ञान। कौन सी, खगोल विज्ञान में हम क्या करते हैं, ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, इसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी है ये तो। और एक होता है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी ये क्या होता है, ये होता है ज्योतिष शास्त्र। इसमें क्या होते हैं, ग्रह नक्षत्र के बारे में बताए जाते हैं। हाथ की रेखा देखकर जो बाबा जी बताते हैं ना, वो किस में किया जाता है, वो ज्योतिष में किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। आनुवंशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने 27, इनमें से नवीकृत किए जाने वाला संसाधन कौन है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, नवीकृत का मतलब पुनः हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। जिस संसाधन से हम ऊर्जा को बना सकते हैं, तो इनमें से आप देखो, कोयला देखो, तो कोयला एक बार जलने के बाद हम उन्हें पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। अगर पेट्रोल की बात करें तो एक बार जो अगर हमने गाड़ी में डाला वो धुक गया तो धुक गया, यानी जल गया तो जल गया, वो वापस प्राप्त नहीं। लेकिन जल है, पानी है, उनको हम कई विधियों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, वापस प्राप्त कर सकते हैं, नमक से अलग कर सकते हैं। कई ऐसी विधियां होती है जो कि जिनसे क्या हम पानी को पुनः नवीकृत बनाया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन पानी यानी कि सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, दोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। दावन सोडे का रासायनिक सूत्र बताना आपको। तो दावन सोडे का रासायनिक सूत्र होता है, वो होता है Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। क्या सोडियम कार्बोनेट होता है, वो होता है दावन सोडे का रासायनिक नाम। अगर सूत्र की बात करें तो Na2CO3। और एक होता है खाने का सोडा। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, वो होता है NaCO3। खाने का सोडा, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो वो होता है NaCO3, जिसे हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर बात करें NaCl की, तो ये क्या होता है, ये साधारण नमक होता है। NaOH की बात करें तो NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है 29 नंबर। अभी साइंस की क्लास पूरी होने वाली, लेकिन भागना नहीं है,
टिके रहना है, जो टिकेगा वही पेपर में टिकेगा, तो यहाँ टिकेगा वही पेपर में टिकेगा, तो भाजना नहीं है। गन मेटल की मिश्र धातु यानी गन मेटल होती है, वो किसकी मिश्र धातु होती है? वो होती है कॉपर, टिन और जिंक। किसकी? कॉपर यानी कि Cu, और टिन का मतलब होता है Sn प्लस जिंक यानी कि Zn, इसका मिश्रण होता है क्या? गन मेटल होती है। और एक कई बार ऐसा आ जाता है कि पित्तल किसकी मिश्र धातु होती है? तो ये होती है जस्ता और तांबा प्लस तांबा, या इसे हम जिंक या कॉपर भी कह सकते, तांबे को क्या कह सकते हैं? कॉपर भी कहते सकते हैं, जिंक को क्या हम क्या कह सकते हैं? जस्ता भी कह सकते हैं। Zn प्लस Cu, ये क्या होती है? ये होता है पित्तल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, साइंस का अंतिम प्रश्न है, क्या है? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सूचना एवं चेतना को भंडारित करने का काम करता है? वो करता है सेरिब्रम। क्या करता है? सेरिब्रम करता है। अगर तंत्रिका प्रणाली की बात करें तो इसकी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है, वो होती है न्यूरॉन। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमने साइंस की पूरी क्लास की है, पूरे 15 प्रश्न साइंस के और जीके के 15 प्रश्न किए। अब मैथ्स की शुरू हो गई है, और इस पूरे पेपर की पीडीएफ लेने के लिए आपको एडुकेशना ऐप है वो डाउनलोड कर लेना है, और आपको वहां फुल इसके सॉल्यूशन के साथ, या हम कह सकते हैं क्लास के साथ हम वहां डाल देंगे। तो एडुकेशना ऐप आप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, और आगे हम पढ़ देते हैं सर को, तो सर क्लास लेंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हमारी जो मैथ की सीरीज शुरू हो चुकी है, क्योंकि आपको पता है जीके और साइंस को आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। बेहतरीन आपको जो हमने व्याख्या थी वो सर ने आपको करवाई है। तो अब बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स का पार्ट 31 नंबर क्वेश्चन से आपका शुरू हो चुका है। तो बात कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा सभी विद्यार्थी, यहाँ टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो रखी है। यहाँ माइनस कर लो, पहले यहाँ क्या कर लो? माइनस कर लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ क्या कर लो? पहले माइनस कर दो। तो 16a² माइनस 9b² आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो जल्दी से देखने की कोशिश करिएगा। क्या दिया क्वेश्चन? 16a² माइनस कितना? 9b²। और जब भी इसी तरह की फॉर्मेट आपको दिखे तो a² माइनस b² वाला फॉर्मूला आपके ध्यान में आना चाहिए। तो क्या होता है भाई, जल्दी से बताओ? a² माइनस b² क्या होता है? a प्लस b होता है। और क्या होता है दोस्तों? a माइनस b होता है। बिल्कुल इसी तरह तो यहां करना है। तो इसकी बात करें तो ये क्या है? 4a² है, 4a² है बिल्कुल। और माइनस क्या है? 3b² है। तो एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो, बस आपका जवाब आ जाएगा। तो जल्दी से बताओ, 4a प्लस 3b, 4a प्लस 3b आपका आया। फिर बात कर लेते, क्या करेंगे? 4a माइनस 3b आएगा। तो जल्दी से देख लो, 4a प्लस 3b और 4a माइनस 3b। तो 4a प्लस 3b और 4a माइनस 3b, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा? डी वाला राइट होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। जल्दी से नोट कर लो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 32 नंबर आपके सामने है। क्या दे रखा है? विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात आपको दे रखा है। विशाल और शेखर की वर्तमान आयु, तो जब भी आपको अनुपात दे रखा है, फिर आपको पता है क्या दे रखा है? 6 साल बाद और दे दिया। कहां दे दिया भाई? 6 साल बाद अनुपात और दे दिया। यानी एक अनुपात तो वर्तमान का दे रखा है और एक 6 साल बाद का है। और मैं हमेशा बताता हूं, जब भी आयु के क्वेश्चन में 2 अनुपात आपको दिखाई दे तो तिरछा गुणनफल वाला तरीका लगाना है। तो जल्दी से कर दो, तिरछा गुणनफल वाला तरीका लगा दो। पहले बात कर लेते, कौन है भाई? विशाल है। पहला कौन है? विशाल है, तो ये हमने लिखा विशाल। फिर 2 नंबर पे कौन है? जल्दी से देखो, शेखर है, ये मैंने लिखा शेखर। अब बात कर लेते, दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। वर्तमान लिख देता हूं मैं, जल्दी से कीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वर्तमान की बात करें तो कितना है भाई? ये आपको दे रखा है 14 और 17। कितना दिया भाई? 14 और 17 दिया। और फिर बात कर लेते, क्या दे रखा है? 6 वर्ष बाद, यानी 6 वर्ष बाद बताओ भाई क्या दे रखा है? 6 वर्ष बाद की बात करें तो वो आपको दे रखा है 17 और 20। कितना दे रखा है दोस्तों? 17 और 20 दे रखा है। तो ये हमने लिखा 17 और ये कितना लिख देते? 20। क्या आपको पता अनुपात अगले ने दे रखा था? बताइएगा, समझ में आ गया इतनी बात? अब आपको पता, जब भी 2 अनुपात आपको दिखे तो मैं हमेशा कहता हूं वज्र गुणन वाला तरीका लगा दो। तो जल्दी से कर देते हैं, वज्र गुणन वाला तरीका लगा दो। यहाँ गुणा कर दो और यहाँ गुणा कर दो, तो आपको पता है 17 गुणा 17 कितना आता है? 17 का वर्ग यानी 289। कितना आएगा दोस्तों? 289 आएगा। और बाद में बात कर लेते, यहाँ बात करें तो कितना आएगा? ये बात कर लेते, 14 दूनी 28, 280 आएगा। और आपको पता है यहाँ अंतर लिया जाता है और यहाँ अंतर लिया जाता है।
अब जल्दी से अंतर ले लो, 17 और 20 का अंतर कितने का आएगा, तो आपको पता है 3 का आएगा। कितने का आएगा, 3 का आएगा। और बट्टे में अंतर 9 का आया, और गुणा में लिखते हैं समय, गुणा में लिखते हैं समय का अंतर, तो समय का अंतर यहाँ कितने का, वर्तमान और 6 साल बाद, यानी समय का अंतर कितने का हो गया, 6 का हो गया। अब जल्दी से काट पीट करके क्या कर दो, हल कर दो। ये मैं 3 से काट देता हूं 3 बार, और ये 3 से काट देता हूं 2 बार, तो ये आपका जवाब आया कितना, 2 आया। एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो दोनों की आयु हम निकाल लेते हैं, कितने आएगी, जल्दी से पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। 14 गुणा 2 और 17 गुणा 2, बिल्कुल, तो ये आएगा 28 वर्ष। कितना आएगा, वर्तमान बता रहा हूं 28 वर्ष, और ये कितना आएगा, 34 वर्ष। अब आपको क्या पूछा, जल्दी से देखिएगा, आपको पूछा क्या है, शेखर की बात कर लेते हैं। शेखर की वर्तमान आयु बताओ, शेखर कौन सा, अभी 2 नंबर वाला है, शेखर 2 नंबर वाला है, तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी होगी भाई, 34 वर्ष होगी। जल्दी से सभी विद्यार्थी मैच करवा लीजिएगा। तो शेखर की बात कर लेते हैं, तो कितना वर्ष होगी, 34 वर्ष होगी। एक बार जल्दी से सभी विद्यार्थी बताओ भी किन किन विद्यार्थियों का जवाब सही है। एकदम आराम से आप कर सकते थे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, एक बार बता दो सबके समझ में आ गया क्या। और यदि मान लो आपको विशाल की पूछता तो कितना आता, 28 वर्ष आता। 28 वर्ष किसकी, अभी 28 वर्ष की बात करें तो विशाल की आती है 28 वर्ष। ये भी आप कर सकते हैं, दोनों में से जो आपको पूछे। आपको तो शेखर की पूछी थी, यानी 2 नंबर वाले की पूछी थी, तो 34 वर्ष आएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने 33 नंबर। क्या दे रखा है भाई, यदि किसी संख्या का आपको दे रखा है 40% 20 है, इसका मतलब हम लिखते हैं 40% की वैल्यू कितनी दे दी भाई, 20 दे दी। कितनी दे दी भाई, 20 दे दी। तो 1% की वैल्यू निकालती है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी से बता दो। आपको 20/40, 20/40 आएगी, जो भी आपकी आएगी। अब बात कर लेते हैं आपको कितने की चाहिए, आपको चाहिए 25% की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए दोस्तों, 25% की वैल्यू चाहिए। तो जल्दी से कर दो, 25% निकाल लो, तो क्या आएगा भाई, यह आएगा 20/40। गुणा में क्या करेंगे भाई, 25 करेंगे। गुणा में क्या करेंगे, 25 करेंगे। और जो भी कट रहा है उनको क्या कर दो, काट दो। ये 0 से 0 काट दो, 2 से काट दो 2 बार, तो आपका जवाब आएगा 25/2। और 25/2 का मतलब होता है 12.5। कितना आएगा दोस्तों, 12.5 आपका जवाब आएगा। एकदम आराम से कर सकते थे। तो देख लो भाई कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। एक बार बता दो, समझ में आ रहा है क्या सब कुछ। बिल्कुल एकदम बेसिक से आपको पढ़ाया जा रहा है, ताकि प्रत्येक बच्चा कमजोर से कमजोर सीख पाए। और आपको पता है इस क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, एडुकेशन ऐप पर मिलेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जरूर डाउनलोड कीजिएगा। और पूरे पेपर जो भी हम करवा रहे, प्रत्येक ओरिजिनल पेपर की पीडीएफ आपको एडुकेशन ऐप पर मिल जाएगी, और मॉक टेस्ट के रूप में भी मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। क्या दिया, tan 30 डिग्री का मान कितना होगा। tan 30 डिग्री का मान आपको बताना है, तो जल्दी से बताने की एक बार सभी विद्यार्थी कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब दे पाएंगे। यदि मैं बात करूं tan 30 की, तो tan 30 की बात करें तो वैसे आपको ने रट रखा है मान। कितना होता है, tan 30 का मान होता है भाई, कितना होता है, 1/√3 होता है। सबको मालूम है 1/√3 होता है, लेकिन 1/√3 ऑप्शन में नहीं दिया, तो ऑप्शन में अलग दे रखा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या कर देते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं। 1/√3 है ना, इसका परिमेयकरण करने का मतलब ऊपर व नीचे किससे गुणा करते हैं, √3 से गुणा कर देते हैं। √3 से गुणा करेंगे तो ऊपर √3 और नीचे क्या आएगा, जल्दी से बता दो भाई क्या आएगा, नीचे आएगा 3। कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये दे रखा है क्या, एक बार देखो ये दे रखा है क्या, जल्दी से बताओ भाई। ये बिल्कुल दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। एकदम आराम से कर सकते थे। तो हम बात कर लेते किसका मान निकाल दिया हमने, 33 का मान निकाल दिया। बताओ सबके समझ में आ गया क्या। एक क्वेश्चन और लिख लो, यहाँ से कई बार पेपर में आ रखा है, sin 45 डिग्री का मान कितना होता है। sin 45 डिग्री का मान सबको मालूम है 1/√2 होता है, लेकिन कई बार 1/√2 ना दे के परिमेयकरण करके देता है। तो 1/√2 किससे गुणा करते हैं, √2 को ऊपर व नीचे गुणा करते हैं, तो ये कितना आएगा, √2/2 आएगा। ये कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो सभी विद्यार्थी नोट कर लो भाई। टेन का और किसका, साइन का। टेन का किसका, tan 30 डिग्री का आ सकता है। और बात कर लेते हैं sin 45 डिग्री का, ये क्वेश्चन आ सकता है। दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे, तब मैंने यहाँ करवा दिया, ताकि कल ना आपकी घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपके कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 35 नंबर आपके सामने। यदि 182 को जो अनुपात दे रखा है उनमें विभाजित किया जाए, तो आपको बताना है न्यूनतम भाग क्या होगा, यानी कम से कम भाग क्या होगा। पहले बात कर लेते हैं, अनुपात आपको कितना दिया। अनुपात की बात करें तो अनुपात आपको कितना दे रखा है, जल्दी से बता दो भाई। यह है 3:5:4:1, यही तो दे रखा है। यह आपको अनुपात दे रखा है।
अब देखो आपको पता है 182 टोटल है, 182 क्या अभी टोटल है, तो 3 + 5 और प्लस 4 और प्लस कितना भाई 1, ये जोड़ो जल्दी से कितना आता है, तो 3 और 5 हो गया 8 और 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 और 1 13, 13 अनुपात का मान कितना दिया भाई, 13 अनुपात का मान कितना दिया, जल्दी से बता दो 13 अनुपात का मान कितना दिया, 182 दिया, कितना दिया भाई दोस्तों 182 दिया। तो 1 अनुपात का मान कितना आएगा, 1 अनुपात का मान कितना आएगा, आप बोलोगे 182/13, 182/13, 13 एकम 13 और 13 चौकू 52, यानी 1 अनुपात का मान कितना आएगा दोस्तों 14 आएगा। इसका मतलब आप बता सकते हो 1 अनुपात का मान ही तो न्यूनतम है, न्यूनतम मान का मतलब न्यूनतम यही तो है, न्यूनतम की बात करें तो आपका 1 अनुपात, यानी हम बात कर लेते 14 ही, तो आपका जवाब आएगा कितना आएगा भाई 14 आएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, सी वाला राइट होगा। और यदि अगला पूछता अधिकतम बताओ, अधिकतम पूछता ना तो ध्यान रखिएगा, अधिकतम पूछता तो अधिकतम वैल्यू कौन सी है, जल्दी से बताओ, अधिकतम ये है, ये क्या है भाई, ये अधिकतम है, आप नोट कर सकते हैं ये क्या है, अधिकतम है। तो अधिकतम पूछता तो हम करते 5 × 14 यानी 14.70 आता, कितना आता 70 आता, ये भी आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे भी कई बार आ जाता है। तो अधिकतम पूछता तो 70 आता, न्यूनतम पूछा इसका कारण आपका जवाब कितना आएगा 14 आएगा, यह आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 36 नंबर आपके सामने आ चुका है, बस कुछ नहीं करना है, गुणा करना है। क्या करना है, x+3 आपको दे रखा है, बिल्कुल x+3 आपको दे रखा है और x+5 आपको दे रखा है। अब इनको क्या कर दो, गुणा कर दो, पहले इस x को उससे गुणा कर दो, पूरे से x को गुणा कर देते इस पूरे वाले से, ठीक है। तो x को गुणा किया कितना आया, x का स्क्वायर आया, फिर बात कर लेते हैं x को गुणा किया कितना आया 5x आया, कितना है दोस्तों 5x आया। और फिर क्या करेंगे भाई, फिर क्या करेंगे, इस 3 को गुणा करेंगे तो कितना x 3x, और इस 3 को यानी इस पूरे को गुणा करना है उधर, तो जल्दी से कर दो 3x और प्लस में कितना 15। अब जल्दी से कर दीजिएगा भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। ये कितना x² प्लस में 8x और प्लस में 15, देख लो भाई कौन सा जवाब आपका मैच खा रहा है, यानी x² प्लस 8x प्लस 15, x² प्लस 8x प्लस 15, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट होगा। एकदम आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 37 नंबर, बहुत ही आसान क्वेश्चन में इसको कहूंगा, आप वैल्यू रख के भी कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर मैं एक तरीका आपको और बता दूंगा, जो बेस्ट लगे आपको उससे कर सकते हैं। आपको निकालना क्या है, a + b का स्क्वायर, बिल्कुल, और फिर बात कर लेते हैं -a - b का स्क्वायर। तो जल्दी से वैल्यू रख के कर लो, एक बार आप वैल्यू रख के करने की कोशिश करिएगा तो आपको पता है 5 + 6, 5 + 6 और इसका स्क्वायर कर देंगे, और -5 - 6 का स्क्वायर। तो जल्दी से करो भाई क्या कुछ आएगा, तो ये आपको पता है 11 का स्क्वायर, किसका भाई 11 का स्क्वायर, और माइनस ये -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर। तो आप जल्दी से एक बार ट्राई करने की आप कोशिश करो, तो आपको पता है 11 का कितना आया, बिल्कुल 121 आया, और -1 का स्क्वायर किसका, प्लस का 1 आएगा, इसका मतलब ये हम लिख देते, ये माइनस तो बाहर वाला है बिल्कुल, तो आपका जवाब आएगा कितना भाई 120 आएगा, कितना आएगा दोस्तों 120 आएगा। जल्दी से देख लो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, एकदम आराम से कर सकते थे। ये हमने आपको फर्स्ट तरीका बताया, ये हमने आपको फर्स्ट तरीका बताया, बताओ कैसे लगा। एक तरीका और भी लगा सकते, कैसे लगा सकते, सेकंड तरीका आपको बता देता हूं, सेकंड तरीका आपको बता देता हूं। यदि मैं बात करूं a + b का स्क्वायर क्या होता है, आपको पता है a² + b² प्लस क्या होता है 2ab होता है, बिल्कुल होता है 2ab होता है। फिर बात कर लेते हैं आगे वाले में माइनस है, ये माइनस मैंने लगा दिया, और अंदर खोलेंगे तो इसका क्या होगा a² + b² और -2ab होगा, ये आपको पता है। अब बात कर लेते हैं यदि हम कोष्टक खोलें, क्योंकि हमने a + b का स्क्वायर का सूत्र लिखा है यहाँ, और a - b के स्क्वायर का सूत्र लिख दिया, बस और कुछ ही नहीं किया, यानी स्क्वायर को हमने खोल दिया है। तो आप जल्दी से बता दो a² + b², बात कर लेते 2ab, और फिर बात कर लेते -a² - b² और +2ab हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, a² ये कट जाएगा, a² + b² ये आपको पता है यहाँ माइनस क्या कट जाएगा, तो 2ab और 2ab कितना होगा 4ab होगा। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट, कई बार तो ऐसे दे देता है, इसका मान कितना होगा, तो इसका मान होगा 4ab, इसका मान कितना होगा दोस्तों 4ab होगा, डायरेक्ट आप कर सकते थे। तो 4ab का मतलब क्या होगा, एक मिनट में इधर लाइन लगा देता हूं ताकि आप समझ पाओ। 4ab 4 गुणा a का मान कितना 5 और b का मान 6, तो ये कितना आएगा 120 आएगा। डायरेक्ट ऐसे भी आप कर सकते थे, जो आपको बढ़िया लगे उससे कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ मान रख के भी डायरेक्ट आप कर सकते थे। यहाँ मैं लाइन लगा देता हूँ, ये ऊपर वाला फर्स्ट तरीका मैंने बता दिया, बिल्कुल सबको दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दे रखा है? यदि एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए, एक सप्ताह का मतलब कितना दिन हो गया भाई? 7 दिन हो गया। 7 दिन के लिए कितने अभी? 7 दिन के लिए हम आपको पता है कितना दे रखा है? 28 दर्जन। कितना दे रखा है? 28 दर्जन दे रखा है। जल्दी से निकाल लेते हैं। अब बात कर लेते हैं, बताओ एक दिन के लिए कितना आएगा? एक दिन के लिए कितना आएगा? आप बोलोगे सर कितना आसान है, 28/7 कर देंगे, 4 दर्जन आएगा। कितना दर्जन आएगा दोस्तों? 4 दर्जन आएगा। ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब बताओ भाई आपको कितने? 47 दिनों का चाहिए ना? आपको क्या 47 दिनों का करना है? तो 47 दिन जल्दी से बताओ कितना आएगा? गुणा करेंगे 47 से, तो ये आपको पता है 4 गुणा 47 करेंगे तो ये कितना आएगा? जल्दी से देख लो, 28 80 लगी 2, 188 आएगा। 188 दर्जन आएगा। फिर बता देता हूं ये दर्जन आएगा। क्या आपको उत्तर दर्जन में पूछा है? नहीं। कितने किलो की आवश्यकता होगी, यानी उत्तर आपको दर्जन में नहीं पूछा। एक बार पेपर में, कई बार आपको पता, पीछे हमने एक पेपर किया था, शायद चूरू वाला पेपर था, चूरू गंगानगर हनुमानगढ़ वाला, उसमें ये दिया था अभी दर्जन में बताओ, तो हमने क्या दिया था? 188 दर्जन आएगा। और मैंने वहां बताया भी था, कई बार आपको किलो की संख्या पूछे तो आपको क्या करना है? संख्या बतानी है। संख्या बतानी है तो आपको पता है एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 होते हैं। बिल्कुल, तो 188 गुणा क्या करेंगे? 12 करेंगे। 12 अंटी कितना होता है? 96 होता है। 12 अंटी कितना होता है? 96 होता है। तो आपको पता है इस तरह से आप भाग दे दोगे तो इकाई अंक 6 आएगा, शायद 2256 ही आएगा। बिल्कुल, भाग दे के देख लो, 12 अंटी कितना हो गया? 96, 80 लगी 9, और 96 और 9 कितना हो गया? बिल्कुल ये हो गया 105, 80 लगी 10। फिर बात कर लेते हैं 12 और 10 कितना हो गया? 22, यानी 2256। बिल्कुल आया ना? सही जवाब आया आपका 2256, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। बताओ समझ में आ गया क्या? एकदम आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने 8 का घन है। 8 का घन, अभी क्या क्वेश्चन पूछा देखो। अब आप कहते रहते हो सर क्या आर्मी का पेपर ऐसा ही आता है? ये एक हम ओरिजिनल पेपर ही कर रहे हैं, आपको पता है, और आपको पता चल रहा होगा क्वेश्चन कितने आसान क्वेश्चन दे रखे हैं। तो बिल्कुल आपको बेहतरीन तैयारी करते रहना है। आगामी जो भी पेपर होगा आर्मी का लेवल बिल्कुल इसी अकॉर्डिंग रहता है, तो इसी अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। और आपको पता है हमारा जो दूसरा चैनल है आरजे कृष्ण एजुकेशन, उस पर शाम रेगुलर हम बात कर लेते हैं, 8:30 बजे क्लास होती है सिलेक्शन बैच की, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क हमारी क्लासेस लगती है। 8 का घन का है क्या? 8 का घन का है, इसका मतलब 8 की घात 3, और 8 की घात 3 की बात करें तो कितना आता है भाई? 8 की घात 3 आता है 512। कितना आता है दोस्तों? 512 आपका जवाब आएगा। तो जल्दी से देख लो 512 वाला कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको दे रखा है, जल्दी से करने की कोशिश करिएगा। 256 की घात कितनी दी? 256 की घात बात कर लेते कितनी देर की? 0.16 दी है। बिल्कुल, फिर बात कर लेते 256 की घात कितनी दी भाई? ये दे दी 0.09। और आपको पता है ए की घात m और b की घात, यानी ए की घात, सॉरी मैं कह देता हूं, ए की घात m और गुणा ए की घात n हो, यानी आधार समान हो तो घातें जुड़ती है, m प्लस n करते, ये आपको पता होगा। आधार समान हो और गुणा में पद हो तो घातें जुड़ती है। दोस्तों घातें क्या होती है? जुड़ती है। तो यहां भी जोड़ दो। 256 की घात कितनी करेंगे? जल्दी से बता दो। हम करेंगे 0.16 और प्लस में क्या करेंगे? 0.09। बिल्कुल कर दो जल्दी से। क्या आएगा? तो ये आएगा बिल्कुल 256 की घात है ऊपर। 256 की घात कितनी आएगी? जल्दी से बता दो। तो ये आएगी 0.25। 0.25 बिल्कुल, ये हमने लिख दिया 0.25, और 0.25 को हम भिन्न में बदल देते हैं तो कितना आएगा? 256 की घात आएगी 25/100 करेंगे। पॉइंट हटाने का मतलब तरीका आपको आता होगा, तो आपको बताइए 1/4 आएगा। और 256 की घात कितनी करनी है? 1/4 का मतलब क्या है? अब बताओ ये 4 की घात कितनी है? जल्दी से बता दो भाई, 4 की घात कितनी है? 4 की घात 2 16 होती है। 16 गुणा 16 256 होती है। तो ये 4 की घात कितनी है? 256 का मतलब 4 की घात 4 है। और ऊपर घात कितनी देर की है? 1/4 देर की है। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। आपका उत्तर कितना आएगा? आंसर की बात करें तो आपका आंसर आएगा 4। एक बार ट्राई कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम आसान था। कि 4 की घात 2 कितनी होती है? 4 की घात 2 की बात करें तो 16 होता है, और 16 गुणा 16 256 होता है। इसका मतलब 4 की घात 2 बार, और 4 की घात 4 होती है। तो इस तरह से हमने कर दिया। इसका जवाब कितना आएगा? बिल्कुल क्या आएगा? सी वाला जवाब आएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने क्या दे रखा है? आपको दे रखा है यानी 1 घंटे में कितनी चल रही है? 60 किलोमीटर चल रही है। तो आपको बताना है 1 घंटा 30 मिनट में कितनी चलेगी, यानी 1.5 घंटे की बात करें। आपको पता है चाल आपको दे रखी है। चाल आपको कितनी दी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी। और समय की बात करें, समय बताओ भाई कितना दिया?
1 सही 1/2 घंटा। सही बात है क्या, ये बता दो मेरे को। तो 1 सही 1/2 घंटा, 1.5 घंटा ही तो दिया भी, 1 घंटा 30 मिनट का मतलब 1.5 घंटा ही तो दिए। जल्दी से बता दो ये कितना है, 3/2 घंटा, 3/2 घंटा ही तो दिया है। अब जल्दी से कर दो भी, क्या निकालना है आपको, निकालनी दूरी। दूरी क्या होती है, दूरी होती है चाल गुणा समय। दूरी क्या होती है, चाल गुणा समय होती है। चाल की बात करें तो आपको दे रखी है 60, और समय की बात करें तो 3/2। अब 2 से काट देना, 60 को कितनी बार कटेगा आपको पता है 30 बार, और 30 गुणा 3 कितना आएगा भाई, 90 आएगा। तो आपकी दूरी आएगी 90 किलोमीटर। कितनी आएगी, 90 किलोमीटर आएगी। देख लो भाई 90 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। एकदम आराम से आप क्वेश्चन को कर सकते थे, बस आपको तरीका आना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा मैं लिख देता हूं भी क्या दे रखा है, y² y/2 है और -3 = 0 है। यही तो है बस सवाल। तो जल्दी से करने की कोशिश करो। पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम आपका कितना आएगा, या एलसीएम 2 आया तो आपको पता है 2y², फिर बात कर लेते हैं प्लस y और माइनस कितना भाई 6 = 0। ये तो आपको पता है उधर 0 में चला जाएगा 2, तो आपका कितना आएगा 2y² प्लस y माइनस 6 = 0। क्या आपको पता अब आ गया। गुणा करे तो 12, गुणा करे तो 12 कैसे देखिएगा जल्दी से, गुणा करे तो 12 कैसे, 2 और 6 को गुणा किया, गुणा करे तो 12 और घटाए तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 3 और 4 होता है, कौन होता है दोस्तों, 3 और 4 होता है। इसको हम 3 और 4 के रूप में तोड़ देंगे। तो 2y², इसको तोड़ देते 4y माइनस 3y, जल्दी से कर दो, -6 = 0। अब जो कॉमन आ रहा है जल्दी से ले लो, बस और कुछ ही नहीं करना है। जो कॉमन आ रहा है जल्दी से ले लिया करो, बस और कुछ ही नहीं करना। तो कॉमन क्या आ रहा है, यहां से हम कॉमन लेते हैं, जल्दी से लीजिएगा 2y कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं, 2y कॉमन लिया, बचा क्या जल्दी से बता दो। तो y प्लस कितना 2 बचा, y प्लस 2 बचा। यहां से मैं क्या ले लेता हूं, -3 कॉमन ले लेता हूं। तो y और -3 कॉमन लिया तो कितना बचा, +2 बचा, बिल्कुल +2 बचा। ये आपको पता होगा, एकदम आराम से कर सकते थे। बताओ सही से समझ में आ गया क्या। अब y +2 दोनों में, y +2 दोनों में, इधर लिख दूं क्या, y +2 दोनों में बराबर 0 तो था ही, y +2 और कॉमन आ गया y +2, बचा क्या 2y -3, 2y -3 = 0। इसका मतलब y बराबर कितना आएगा, y बराबर 2 आएगा, और एक y बराबर कितना आएगा, 3/-2 आएगा। ठीक है, -2 आएगा और एक आएगा 3/2। तो ये आपका जवाब आ गया -2 और 3/2। जल्दी से देख लो भाई, y का मान -3 और 3/2, -2 है, सॉरी -2 और 3/2, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, ए वाला राइट होगा। जल्दी से बताओ भी कौन कौन विद्यार्थियों का एकदम सही उत्तर आ रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, बता दीजिएगा एक बार सभी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गणना वगैरह आपने कर ली, अच्छे से कर लो, बस गुणनखंड और कुछ ही नहीं था इस सवाल में। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने दे रखा है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब पूरा पूरा वर्ग है। तो बताओ भाई, यह तो नहीं है, यह भी नहीं है, और भाई एक बात दिखाई दे रही, यह भी नहीं है, यह है बिल्कुल। आपको पता जब भी 2 3 इकाई अंक की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं लिखा देता हूं आपको, इकाई अंक। इकाई अंक आपको कहीं भी दिखे 2 3 7 8, तो वो कभी पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती। यदि 2 3 7 8 कहीं भी आपको दिखे तो वो पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती। यही तरीका था भाई 3 2, यहां आपको पता है ये अंक कभी भी आ जाए इकाई अंक, तो वो कभी पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको पता है पूर्ण वर्ग कौन सी, अभी 625 है, किसकी, अभी ये 25 का वर्ग है, सबको दिखाई दे रहा 25 का वर्ग है, बिल्कुल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने, 40 परीक्षणों का आपको औसत दे रखा है तथा 60 अन्य परीक्षणों का औसत आपको दे रखा है। टोटल औसत बताना है। औसत क्या होता है, औसत क्या होता है, जल्दी से बताओ भाई, औसत क्या होता है, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। जल्दी से बता दो, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो ये कितना आएगा, ये आपको पता है राशियों का योग कितना आएगा, 40 गुणा क्या करोगे भाई 50, बिल्कुल प्लस कर देते हैं, 60 गुणा कितना करोगे 55 करोगे, और बट्टे में भाई 40 + 60 करेंगे, टोटल परीक्षण कितने हो गए 100 हो जाएंगे, बिल्कुल। जल्दी से एक बार करके देखिएगा, तो ये कितना आया, ये आपको पता है 30, यानी 30 और 2 शून्य 2 4, और ये कितना आएगा 0, 30 हासिल लगी 3। फिर बात कर लेते
30 से 3 कितना हो गया 33, बिल्कुल बट्टा 100। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपको पता है 5300 बट्टा 100, जवाब कितना आएगा 53 आएगा। तो टोटल औसत कितना आएगा 53 आएगा। तो देख लो भाई ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, डी वाला राइट होगा। एकदम शानदार वाला क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने क्या दे रखा है, बहुत ही आसान दे रखा है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपए। ये भाई देखा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य की बात करें 200 रुपए, और विक्रय मूल्य की बात करें, विक्रय मूल्य की बात करें कितना दे रखा है भाई 198 रुपए है। तो आपको बताना है क्या हुआ भाई, हानि प्रतिशत में बताना है। हानि प्रतिशत में आपको ज्ञात करनी है। तो बताओ भाई हानि प्रतिशत में कैसे ज्ञात करेंगे। ऊपर हानि रखो भाई, ऊपर हानि रखो और नीचे क्या रखोगे क्रय मूल्य, और गुणा में क्या रखोगे 100 रखोगे। तो हानि कितने की हुई 2 रुपए की हुई, क्रय मूल्य कितना था 200 था, और गुणा 100 करेंगे, 200 ने कट के क्या आएगा आपका 1%। जवाब कितना आएगा भाई 1% आएगा। तो जल्दी से देख लो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, डी वाला राइट होगा। अब हमारे रीजनिंग की क्लास शुरू होती है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो आपको पता क्या दिया, 1 से ये कितना बढ़ाया 4 बढ़ाया, कितना बढ़ाया भाई 8 बढ़ाया, कितना बढ़ाया भाई 12 बढ़ाया, बिल्कुल। फिर बात कर लेते कितना बढ़ाया 16 बढ़ाया। अब बताओ भाई 4 का फाड़ा चल रहा है, 4 दूनी 8 12 16, आगे कितना बढ़ाएगा भाई, आगे कितना बढ़ाएगा जल्दी से बताओ भाई 20 बढ़ाएगा। तो 20 बढ़ा दो, 41 प्लस 20, 41 प्लस 20 कितना आएगा जल्दी से बता दो, 41 प्लस 20 कर दो 1 6, यानी जवाब कितना आएगा 61 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 61 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, सी वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही आसान है, 47 नंबर। क्या दे रखा है, ए वाई एस को बी ए टी रखा जाता है, ए वाई एस को बी ए टी रखा जाता है। देखो भाई ए वाई एस, ए के आगे वाला बी ए टी, बिल्कुल लिख दिया। आगे बात कर लेते हैं बी वाई एस को क्या लिखेंगे। अब देखो आगे तो सेम है वाई एस है, ए के आगे बी लिखा है तो बी के आगे क्या आता है सी, आगे तो ए टी आएगा, बिल्कुल आगे तो ए टी आएगा। तो आपका जवाब कितना आएगा सी ए टी आपका जवाब आएगा। देख लो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, बिल्कुल सी वाला होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 48 नंबर आपके सामने आ चुका है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, अमित ने कहा, अमित ने क्या कह रहा है, अमित क्या कह रहा है, वह लड़की मेरी माँ के पोते। अब माँ का पोता कौन होगा, उसका बेटा हो गया। देखो वह लड़की मेरे माँ के पोते, माँ का पोता मतलब अमित का क्या हो गया भाई बेटा हो गया। बेटे की, अमित के बेटे की पत्नी है, अमित के बेटे की पत्नी है तो अमित उसके क्या लगेगा भाई, अमित उसके ससुर लगेगा, और वो क्या होगी उसके बेटे की बहू होगी। तो इसका मतलब यही तो बात थी। तो वो लड़की उसके क्या, लड़की के साथ क्या संबंध है, अमित का क्या संबंध है, तो अमित उसका ससुर है, और वो क्या है लड़की, लड़की उसके बेटे की बहू है, यानी हम कह सकते बेटे की बहू, ये भी ध्यान रखिएगा। और वो क्या लगेगा, अमित उसका ससुर लगेगा, एकदम आराम से कर सकते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने आ चुका है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। आपको पता है क्या देर कभी ए डी, ध्यान से देखिएगा सी डी ई। अब देखो क्या कर रखा है, यदि मैं बात करूं तो ए के आगे क्या छोड़ा भाई, ए के आगे लिखा तो आपको पता है बी छोड़ा। फिर बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं तो यहां देखिएगा सी के आगे सी डी ई, बिल्कुल एक एक छोड़ के लिखा है। अब देखो आपको पता है यहां देखो, यहां कितना छोड़ा है आप नजर डालिएगा तो आपको पता है डी ई एफ, बिल्कुल 2 छोड़ा। इसका मतलब आगे वाले में 2 और छोड़ना पड़ेगा, यानी हम बात कर लेते हैं जी एच आई, आगे क्या आएगा भाई, आगे क्या आएगा जे आएगा ना, क्या आएगा जे आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, सी वाला राइट होगा। एकदम आसान क्वेश्चन था। ऊपर आपको पता है 2 बढ़ा रहा है कंटिन्यू, नीचे एक एक बढ़ा रहा है, तो आपको ऊपर वाले की बारी आ रही है, क्योंकि जी के आगे वाले आएगा तो आपको पता है क्यों यहाँ तो आ गया, तो वो आएगा जे, 2 छोड़ के आएगा। अब बात कर लेते जी एच आई जे आएगा, बिल्कुल बता सकते हो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने आ चुका है। बताओ भी क्या किया, 1 माइनस किया, बिल्कुल 2 माइनस किया। अब देखो भी क्या करें, 3 माइनस करते हैं, 3 माइनस किया तो कितना है 14 है, एक बार ट्राई करते हैं। 14 में से 4 माइनस किया, बिल्कुल 5 माइनस किया, सही हो रहा है ना। इसका मतलब आपका जवाब कितना आएगा 14 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ये थी दोस्तों आज की क्लास, जिसमें हमने पूरा का पूरा ओरिजिनल पेपर आपको करवाया। कैसा लगा सभी विद्यार्थी कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इस सेशन में हमने एक पेपर ओरिजिनल पेपर आपको करवाया, बहुत ही शानदार और मेहनत के साथ हमने पेपर करवाया, और इस पेपर की पीडीएफ आपको मिलेगी एडुकृष्णा ऐप पर। तो जिन भी बच्चों ने एडुकृष्णा ऐप डाउनलोड नहीं करके है जरूर कीजिएगा। मैं बता देता हूं आपको एडुकृष्णा ऐप कैसे डाउनलोड करना है, मैंने ऊपर बताया भी आपको। तो ये आपको पता है एडुकृष्णा ऐप आप डाउनलोड करोगे तो एडुकृष्णा ऐप पर इस क्लास की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी,
जितनी भी हमारी क्लासेज होती है सारी पीडीएफ एडुकेशना ऐप पर दी जाती है। तो एडुकेशना ऐप डाउनलोड करके फ्री वाले पोर्शन में जाके वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और एडुकेशना ऐप के अंदर पूरे कोर्स भी हमारे चल रहे, जो भी आगामी पेपर की तैयारी करे, यदि बेहतरीन टॉपिक वाइज आप पढ़ना चाहते हो, हमारी टीम पूरी डेडिकेटेड टीम है। आपको पता है जिस तरह हम यूट्यूब पे मेहनत करते हैं उसी तरह ऐप के अंदर हम टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं, जिस तरह कोचिंग में पढ़ाते हैं उसी तरह। तो आप पूरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। नॉर्मल हमारी फीस रहती है, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है। कोर्स लेने से रिलेटिव यदि आपको कोई भी तरह की इंक्वायरी लेनी है, तो जानकारी लेनी है, तो इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे पूरा का पूरा जवाब देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा और आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी अपने साथियों को भी बताएंगे हमारे चैनल के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।